चलो 8वीं क्लास आपका अध्याय है दूसरा सामाजिक में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसका जो है आधा भाग हमने पढ़ लिया है। आज उससे आगे है जो है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। अब टीपू सुल्तान से अपन पढ़ेंगे, जिसको शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई थी जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया। यानी कंपनी जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको ऐसा लगा कि उनकी कंपनी और उसकी कंपनी में होने वाले फायदे अर्थात लाभ पर कोई नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। अर्थात उन्होंने युद्ध करना भी जारी रखा या उन्होंने शुरू कर दिया युद्ध भी। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। यानी उन्होंने दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य मैसूर के ऊपर आक्रमण करके उन्होंने उसके द्वारा अपन इस बात को समझ भी सकते हैं। अब इसका आगे आपके आ रहा है, उसमें पढ़ेंगे अपन। हैदर अली जिसका शासनकाल था 1761 से लगाकर 1782 तक, और उनके जो विख्यात पुत्र यानी जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जिसका शासनकाल कब से कब तक था 1782 से लगाकर 1799। अब टीपू सुल्तान का आपने नाम भी सुना हुआ होगा, ठीक है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ये जो थे वो मैसूर राज्य के शासक थे, और इनके शासनकाल में मैसूर राज्य जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी बना। यानी इनके शासनकाल में इस राज्य को ज़्यादा ताकत मिली। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। अब देखो मैसूर में के पास में मालाबार तट होता है, जहां से अंग्रेज अधिकारी जो थे वो आयात और निर्यात करते थे, ठीक है। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया कि उस तट से होने वाले व्यापार अर्थात जो काली मिर्च का है, चंदन की लकड़ी का है या इलायची का है, इस व्यापार को टीपू सुल्तान ने उस व्यापार के ऊपर रोक लगा दी कि इस समुद्री मार्ग से कोई भी व्यापार नहीं होगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। अब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो जो व्यापार करते थे उनका उसने साथ दिया। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब फ्रांसीसी का उपयोग या फ्रांसीसियों की सहायता लेकर उसने अपनी सेना को बढ़ाया, उनका आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश थे वो आपस में दुश्मन थे, अर्थात ब्रिटिश जो थे वो नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ पर अधिकार करें। तो जैसे ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की सहायता ली तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। यानी अब अंग्रेजों को लगने लगा कि टीपू सुल्तान और जो हैदर अली शासक है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना चाहिए और कुचलना जरूरी है। यानी इन राजाओं को कुचलना अर्थात मार देना बहुत ही अनिवार्य है। फलस्वरूप मैसूर के साथ में अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, अर्थात 4 बार लड़ाई हुई अंग्रेजों की, जो कब से कब तक थी इसमें आ रहा है। एक जो पहली थी वो है 1767 से लगाकर 1769 तक। दूसरी जो लड़ाई थी वो 1780 से लगाकर 84 तक, यानी 1784 तक दूसरी थी। तीसरी जो लड़ाई थी वो 1790 से लगाकर 1792 तक, और जो चौथी लड़ाई थी वो 1799 की थी। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। यानी अंग्रेजों ने मैसूर के साथ में यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ में 4 बार युद्ध किया, और उनको अंतिम बार 1799 में उनको विजय भी मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। अंग्रेजों ने उस टीपू सुल्तान को युद्ध के दौरान मार भी दिया। मैसूर का राजकाज पुराने वॉडियर राजवंशों के हाथ में सौंप दिया गया। अब जो मैसूर का जो शासन था वो किसके हाथों में सौंप दिया गया? वॉडियर राजवंश था उनके हाथों में। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। अब मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के साथ में सहायक संधि की। अब दूसरा आता है मराठों से लड़ाई। अब आपने मराठों का तो युद्ध नाम सुना ही होगा, शिवाजी का नाम सुना हुआ है, तो वो मराठाओं से ही संबंधित थे। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। अब जैसे ही मैसूर पर अधिकार कर लिया, अब धीरे धीरे वो मराठाओं के ऊपर भी अधिकार करना चाहती थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाला मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया। यानी पानीपत की लड़ाई में जब वो हार गए तो जो दिल्ली से शासन चला रहे थे मराठा, तो उनका जो सपना था वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया।
इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। अब जो मराठाओं का जो शासन था वो अलग अलग हाथों में बांट दिया गया। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी जो इतने ये जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे ये जितने भी थे, इनको एक पेशवा के अंतर्गत रखा गया था, जो सर्वोच्च मंत्री होता था पेशवा। कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। यानी ये जो जितने चारों भागों में बांटा गया है, इसका जो मेन जो था मुखिया होता था वो पेशवा होता था, उसके अंतर्गत ये सारे काम करते थे और वह पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अब देखो ये दोनों मराठाओं के नाम आए हुए, महादजी सिंधिया और फडणवीस, ठीक है, इनके दोनों के नाम आप अंडरलाइन कर लें। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर किया, अर्थात वो लगातार मराठाओं से युद्ध करते रहे और अंत तक उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया मराठाओं को। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। यानी पहला जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ वो सालबाई संधि के द्वारा है खत्म हुआ। अब सालबाई जो संधि थी वो 1782 में की गई थी, जिसमें न तो कोई पक्ष जीत पाया। दूसरा अंग्रेजी और मराठा युद्ध हुआ 1803 से लगाकर 1805 के बीच में, कई मोर्चों पर लड़ा गया उसको। उसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग जो थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। यानी 1803 से लगाकर 1805 के बीच में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों के अंतर्गत दिल्ली और यमुना, आगरा के जो भूभाग थे वो अंग्रेजों ने अपने अधीन में कर दिए। अब पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब जो पेशवा जो प्रमुख होता था उसको वहां से हटाकर यानी पुणे से हटाकर बिठूर पर पेंशन में, यानी उसको अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पेंशन देंगे, आप बिठूर में जाकर बैठ जाओ। यानी सर्वोच्च अधिकारी को भी उन्होंने पद से पदच्युत कर उसको बिठूर में बिठा दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी उन मराठाओं के भूभाग पर जितना भी मराठा शासन करते थे उस सारे भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर दिया। सर्वोच्चता का दावा, अब सर्वोच्चता का दावा हम कल पढ़ेंगे। आज बस यही